अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज का हमारा लेक्चर एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है क्योंकि मेरा खुद इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है। आई वाज मास्टर्स एमफिल इन डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स और हमारा लेक्चर है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे। क्या इकोनॉमी के मसले हैं, इससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इससे क्या सोल्यूशन होते हैं। देखिए, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन लेक्चर्स का पर्पज़ है आपको एक गाइडेंस देना और आपको एक डायरेक्शन देना कि आपने क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। इनका ये मकसद नहीं है कि आप किताब ना पढ़ना छोड़ दें, ये तो आपकी किसी क्लास का भी ये मकसद नहीं होता ट्यूशन के अंदर। तो आपका मकसद है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें, और मैं कोशिश करता हूँ उतना ही बताऊँ जितना आपके लिए सीएसएस में रेलिवेंट है। वरना इकोनॉमी के ऊपर मास्टर्स पीएचडी भी है और इकोनॉमी के ऊपर जो है ना आपका एक 20 नंबर का क्वेश्चन भी है। तो मैंने उतना ही तैयार करना है जितनी आपको ज़रूरत है। एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड, कि आपको कोई गाइड कर दे कि कहाँ रुकना है। ठीक है, सो मेक यूज़ ऑफ इट। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पाकिस्तान की देखो, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। शुरू से ही हमारा जो है ना इकोनॉमी का एक इशू क्रिएट हुआ था, क्योंकि आपको मैंने बताया था एक लेक्चर के अंदर पहले कि जो है ना कायदे आज़म जब आए, स्टेट बैंक था, पाकिस्तान फंड था, हमारे पास पैसे नहीं थे, इंडस्ट्री स्टार्ट करनी थी। और अयूब खान का जब टाइम आया तो हमने कैपिटलिज्म और हमने जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया और हमारा काफ़ी हद तक जो है ना उसके ऊपर काम भी हो गया। अब जो है ना उधर से, लेकिन उधर कंसोलिडेट हो गया, इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई और आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने इकोनॉमी के अंदर इतना फोकस नहीं किया। हमने इकोनॉमिक अपनी डेवलपमेंट के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर लगे रहे, लेकिन हमने इकोनॉमी को शायद उस तरह से वैल्यू नहीं किया जैसे एक इकोनॉमिस्ट को करना चाहिए। और अब हम जो है ना सोच रहे हैं पाकिस्तान में इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी वगैरह में कि यार किस तरह से क्या स्टांसेस हमें लेने चाहिए इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूँगा एक बड़े लेमैन टर्म्स में, क्योंकि मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, तो मैं आपको इस तरह से बताऊँगा जैसे एक बंदा जिसने बिल्कुल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा हुआ उसको भी समझ आ जाए। सबसे पहले जो एक लफ्ज़ है वो होता है ट्रेड अकाउंट डेफिसिट। वो हमारा बहुत बड़ा है। मैंने जान के स्टैट्स इसमें नहीं डाले क्योंकि देखो स्टैट्स चेंज होते रहते हैं। आप जब भी ऑनलाइन लेक्चर जिस भी टाइम पे लोगे, आप अपने स्टैट्स खुद देखो फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये एक सोर्स है। एक आपकी वर्ल्ड बैंक जो है उसका डेटाबेस एक सोर्स है। एक आपकी जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, कई दफ़ा उसके ऊपर जो है ना बात कोई स्टैट्स वो भी लगाते हैं। सिमिलरली आपकी स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। ठीक है, वो आपकी ये सारे के सारे सोर्सेज हैं और ख़ुद स्टैट्स निकाल लेना। ठीक है, ताकि जो है फ्रेश आपका नए स्टार्ट्स आपके पास हों। ठीक है, लेकिन मैं आपको मेन मसले समझाता हूँ। ये देखो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट। ट्रेड अकाउंट डेफिसिट का क्या मतलब है? हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। हमारे इंपोर्ट्स जो हम चीज़ें मंगवाते हैं वहाँ से वो बढ़ रहे हैं, और हमारे एक्सपोर्ट्स जो कि हमारी जो है जो हम चीज़ें बेचते हैं, दुनिया में भेजते हैं, वो डिक्रीज़ कर रही हैं, वो कम हो रही हैं ओवर टाइम, और हमारा ये गैप क्रिएट होता जा रहा है। एक आम बंदा है वो चीज़ें ज़्यादा ख़रीदता है और चीज़ें बेचता कम है, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सिर्फ जो है ना ये मैंने ये बताया कि सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है कि जो है ना चीज़ें ज़्यादा हैं चीज़ें कम है, लेकिन वैल्यू की भी जो उसकी क्वालिटी है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या होता है? एक जो है ना आपकी खेत के अंदर आपका कॉटन लगता है, उस कॉटन को आप लूम्स में कन्वर्ट करते हैं, हमने वैल्यू ऐड की। आप लूम्स को थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, हमने और वैल्यू ऐड की। थ्रेड को हमने क्लॉथ में कर दिया और वैल्यू ऐड की। अब द पॉइंट इज जब आप वैल्यू ऐड करते हैं तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। तो बजाय कि खाली कॉटन को हम बेचें, अगर हम टेक्सटाइल्स को बेचते हैं तो ज़्यादा पैसा है, तो आपको मूव अप करना पड़ता है इस वैल्यू एडेड की चेन में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बेसिक रॉ मटेरियल्स, बेसिक गुड्स हम जो है ना वो डिलीवर करते हैं। हम वैल्यू एडेड के ऊपर फोकस नहीं करते। हम लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जो है ना उसके ऊपर फोकस करते हैं, जो कि जिसके अंदर लेबर ज़्यादा लगती है, जिसमें काम ज़्यादा होता है। बट हम कैपिटल इंटेंसिव एक छोटी सी सिलिकॉन चिप बनाई है और एक कंटेनर खिलौनों का बनाया है, तो द पॉइंट इज वो एक सिलिकॉन चिप शायद उससे महंगी जो है ना बिकेगी। तो कैपिटल इंटेंसिव नहीं, लेबर इंटेंसिव, जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसमें लेबर ज़्यादा है। तो हम वैल्यू ऐड, हम क्वांटिटी में भी नहीं बढ़े और हम क्वालिटी में भी नहीं बढ़े। उसके बाद एक वर्ड होता है फिस्कल डेफिसिट। मैं सारों को साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनके लिए जिन्होंने पहली दफ़ा भी ये पढ़ा है। उसके बाद यार ये है कि आपकी फिजिकल डेफिसिट, मैं चीज़ें ज़्यादा जो है ना पहले ख़रीद रहा था और जो है कम बेच रहा था, लेकिन अब उसकी वजह से मेरी टैक्सेशन जो है
अब मुझे पैसा चाहिए, अब पैसा कैसे आएगा? मुल्क के अंदर रेवेन्यू का सोर्स होता है टैक्सेशन। टैक्सेशन आपकी लो है, टैक्सेशन आपकी इतनी लो है कि दुनिया के अंदर आपके टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो सबसे कम में आता है बहुत सारे मुल्कों के अंदर से। ठीक है, आपकी जो टैक्सेशन जो आप चार्ज करते हैं, जो आप लोगों से टैक्स लेते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इसका क्या मतलब है? वो टैक्सेशन जो आपकी कंजम्पशन पे लगता है, आपने टेलीफोन का बिल देना है, आपने जो है ना एक जो है ना वो आपने खरीदना है, कॉलिंग कार्ड खरीदना है, उस पर जो पैसा पड़ता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है गरीब और अमीर ने एक ही जितना देना होता है। वो गरीब और अमीर अपनी जो है ना कंजम्पशन पे एक ही जितना टैक्स देता है। अमीर की तनख्वाह का परसेंटेज वो बहुत थोड़ा होता है, गरीब की तनख्वाह का शायद ज़्यादा बड़ा परसेंटेज होता है। इस वजह से एक डिसप्रपोर्शनेट बर्डन आता है, उनके ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो जाता है जो कि शायद जो है ना नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हमें डायरेक्ट टैक्सेशन पर जाना चाहिए। उनको हम क्यों नहीं देखते? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो तनख्वाह जो है ना सैलरीज नहीं देते, जो वो सॉरी जो है ना टैक्स नहीं देते, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि जो है ना बिजली के बिल नहीं भरते, जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसके अंदर जो है आपका एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है, तो बड़े बड़े जिम्मेदार जो है वो टैक्स अवॉइड करते हैं। आपके जो है ना आपकी टैक्सेशन के टैक्स नेट के अंदर बहुत कम लोग हैं। बहुत टैक्स नेट किसको कहते हैं? कि कितने लोग आपके टैक्स के इस डेटाबेस के अंदर है, वो कम है। उसके साथ जो है आपके अब टैक्स तो हमारा कम ही है, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो कम हो गया, ये बात तो समझ आ गई। अब हमारे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा है, हमारे खर्चे ज़्यादा है, हम मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं, हमारे फिस्कल लूप होल्स, हमारी करप्शन है, और हमारे वैसे ही जो है ना पैसों की मैनेजमेंट जो है ना आप इस तरह करते हैं कि हम पैसा कम नहीं करते। हमारी लाविश लाइफस्टाइल से यहाँ पर इमरान खान ने ऑस्टेरिटी मेजर्स शुरू किए हैं, पर लेट्स सी कि वो किस तरह चलते हैं। बट फिस्कल लूप होल्स हैं हमारे पास, जो है ना हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और पैसा हमारे पास आ कम रहा है। तो अब हम खरीदते चीज़ें ज़्यादा हैं, बेचते हम चीज़ें कम हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर पैसा हमें चाहिए उसके लिए, लेकिन हमारे रेवेन्यूज़ बहुत कम है, हम पैसा लेते बहुत कम है, हम खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अब हम क्या करें? अब हम एक ही चीज़ करते हैं और वो हम करते हैं कर्जा लेना। जब हम कर्जा लेना शुरू करते हैं तो 40%, इसको मॉनेटरी डेफिसिट कहते हैं, 40% आपके जो है ना आपकी जो एक्सपेंडिचर है पूरे मुल्क का, वो आपके कर्जों के ऊपर लग जाता है। आपकी कर्जों की डेट सर्विसिंग के, मतलब कर्जा वापस करना, उसका इंटरेस्ट रेट पे करना, उस चीज़ के ऊपर। क्योंकि कर्जा के ऊपर मैं 100 रुपये लिया तो मैं उसका 10% इंटरेस्ट, 2%, 4%, 5% एक इंटरेस्ट आप पे करते हैं। कर्जों पे इंटरेस्ट पे करना और प्रिंसिपल अमाउंट जो उसकी मेन जो है चीज़ है, जो पैसा है, उसको पे करने पे 40% हमारा लगता है। 20% तो हमारा आर्मी का बजट है, और फिर उसके बाद जो है ना 40% ही रह जाता है, जिसमें हमने स्कूल भी बनाने, अस्पताल भी बनाना, सूबों को भी देना, जो है ना डैम भी बनाने, सब कुछ करना है। तो आप खुद ही देखो, डेफिसिट फंडिंग होती है कि हम पहले एक डेफिसिट रन करते हैं। जो हम डेफिसिट किसको कहते हैं? खर्चा हमारा ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, डेफिसिट हो गया, उसको हम कर्जों से ख़त्म करते हैं। कर्जों को पे करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, तो हम एक डेब्ट ट्रैप में चले जाते हैं, जहाँ हम कर्जा ख़त्म करने के लिए एक कर्जा लेते हैं। समझ रहे हो? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सिमिलरली आप बोरो करते हो स्टेट बैंक से, आप अपने ही स्टेट बैंक से पैसे लेके बोरो करते हो, और बोरो करके जो है आप उसको जो है ना बेच देते हो उसके अंदर। तो अब जो है उसके बाद आपका क्या सिनेरियो है? आपके पास एक सर्कुलर डेट है। सर्कुलर डेट मेरा एनर्जी वाला, एनर्जी और वाटर का जो आप मेरा लेक्चर है उसको रेफ़र करना, आपको सर्कुलर डेट का भी पता लगेगा। बट होता ये है कि जब जो है एनर्जी सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट 400 बिलियन आपके रुपीज़ जो है उसका आपका सर्कुलर डेट था, और आपके जो है ना इसके अंदर ये है कि पावर कंपनीज पीछे से आपने तेल खरीद लिया, आगे जो है आपके पास कलेक्शन नहीं है, या आपके IPPs पैसा नहीं दे रहे, तो तेल के पैसे तो पड़ गए जो है ना। अब एक सर्कुलर डेट है कि एक जगह से इस पूरे चेन का, लेकिन ये बातें आपको समझ, एनर्जी वाले लेक्चर को देखो कि पूरी चेन में से एक भी पैसे ना दे तो पूरी चेन के ऊपर जो है ना कर्जा चढ़ जाता है। एक उससे पे करता है, वो उससे पे करता है, उससे लेके पे करता है, इस तरह करके हमारा सेविंग्स रेट लो है। आप खुद देखो कि हमारे पास जो पैसे होते हैं वो सारे के सारे पैसे लग जाते हैं खर्च करने में, कंजम्पशन में लग जाते हैं। हमारा सेविंग्स रेट इज़ लेस दैन 10% इन अ वे। इसको मेरे ख्याल से जो है 9% है कि 10% है, बट जो है आप ये चेक कर लेना, शायद चेंज हो गया हो। बट इशरत हुसैन कहता है 15 से 20% आपका सेविंग्स रेट होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है जितनी सेविंग्स होंगी उतनी इन्वेस्टमेंट होंगी सोसाइटी के अंदर। तो आपका 15 से 20% आपका होना चाहिए, लेकिन हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हैं। आप खुद गौर करो, 100 रुपया एक बंदे के ऊपर आता है, मैं तो कहूँगा शायद नेगेटिव है ये, 100 रुपये आता है वो 105 खर्च करता है एक महीने का। बिजली के बिल है, सारा कुछ है, ज़िंदगी में महंगाई इतनी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग फॉरेन रिजर्व्स, जब हमारे पास कोई पैसे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा।
कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।